हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप 25 प्रश्न बताए गए हैं। ये प्रश्न थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन प्रश्नों का लेवल है वो बहुत ही शानदार है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आपको ये 25 के 25 प्रश्नों का टेस्ट देना है और ये पता लगाना है कि आपके 25 में से कुल कितने प्रश्न हैं वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। इसमें देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है प्रस्तुत? देखिए, देश की किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में ही, या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उपराष्ट्रपति है, ये अपना त्यागपत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये उपराष्ट्रपति को। यानी कि दोस्तों, एक दूसरे को ये क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यहाँ पे देखिए, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3:2। लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सी समिति है वो किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, दत्त समिति है, प्रत्यक्ष कर, यही इसमें गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें खुसरो समिति है, ये कृषि साख से संबंधित थी। चंद्रशेखर समिति है, ये शेयर स्थानांतरण से संबंधित थी। अबीद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित थी। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, भारत की संसद को प्रभुसत्ता संपन्न नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता, यह अपने को बताना है। ठीक है, भारत की संसद को प्रभुसत्ता संपन्न नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार सीमित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसके द्वारा पारित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ये भी इसमें सही है। तीसरा देखिए, इसलिए सत्ता केवल संविधान द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र तक सीमित है, यह भी दोस्तों इसमें सही है। इन सभी कारणों की वजह से भारत की संसद को प्रभुसत्ता संपन्न नहीं माना जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी कारणों की वजह से। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, यह निर्णय कौन करता है कि क्या कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन करता है कि यह वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है? सीधा सा सिंपल सा है। तो दोस्तों, वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि यह वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में राज्यसभा आंशिक संशोधन करती है तो इसका परिणाम क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि
लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक में राज्यसभा आंशिक संशोधन करती है, तो इसका परिणाम क्या होता है? तो वो है दोस्तों, लोकसभा में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन की अवहेलना कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें, और ये तो सभी को प्रश्न आना चाहिए और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट में देना है। संविधान का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ? संविधान का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ? इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है वो गलत है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत का जो संविधान है इसका जो निर्माण कार्य है वो कब संपन्न हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबसे इजी भी प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, यानी कि टोटल 23 अनुच्छेद हैं, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि 13 से 35। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 23 मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? जैसे मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब यहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामूहिक उत्तरदायी का मतलब होता है एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। समझ में आ गया? तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो कौन से अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यानी कि बीओसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, तो वो है दोस्तों कौन सा? वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामले में निम्न में से क्या व्यवस्था दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मामले में निम्न में से क्या व्यवस्था दी है? तो दोस्तों क्या व्यवस्था दी है? देखिए यहाँ पे, राज्य सरकार की भू अधिग्रहण नीति को अवैध घोषित किया है, बिल्कुल सही है। सरकार पर भवन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। सी नंबर का देखिए, किसानों को उनकी भूमि वापस करने का आदेश दिया गया है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, भूमि अधिग्रहण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है यूपी में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह है समस्त वर्णित कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं? देखिए, निम्न सदन तो बोलते हैं लोकसभा को और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। यानी कि आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों इसको निम्न सदन रखा है। याद रखना, उच्च कम सबसे ज़्यादा सीटें तो उसको निम्न सदन, और सबसे कम सीटें हैं उसको दोस्तों उच्च सदन कहा गया है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन कर सकता है? तो ये शक्ति दोस्तों किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? तो वो है दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन। प्रांतीय द्वैध शासन यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन है वो लगा दिया गया था। और 1919 अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा विधेयक पर केंद्र सरकार एवं अन्ना हजारे के निम्न में से किस बिंदु पर मतभेद है? लोकसभा विधेयक पर केंद्र सरकार एवं अन्ना हजारे के निम्न में से किस बिंदु पर मतभेद है? तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके दायरे में लाने पर। दोस्तों लोकपाल विधेयक पर केंद्र सरकार एवं अन्ना हजारे के बीच में मतभेद बिंदु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, उत्तरदायी का मतलब भी बताया था। ठीक है, और जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? तो सीधा सा मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से लेके 22 तक आता है। अब कितने अनुच्छेद हो गए? 19, 20, 21, 22, टोटल 4 अनुच्छेद हो गए। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अहर्ताओं से संबंधित कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं, अहर्ताओं का मतलब क्या होता है? योग्यताओं से संबंधित कौन सा कथन है वो इसमें गलत है। देखिए, यह भारत का नागरिक है, तो ये तो सत्य कथन है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया गया हो, तो ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। 15 वर्ष का नहीं, यहाँ पे 10 वर्ष का होना चाहिए था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कम से कम 10 वर्ष तक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन है, ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो टॉप 25 प्रश्न बताए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, वो आपको खुद को पता चल गया होगा। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अपना टेस्ट दे रोजाना सुबह, और क्या पता कौन सा प्रश्न है वो कब काम आ जाए, इसलिए जुड़े रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।